रामलाल जी अपने कमरे में बहुत गहरी सोच में बैठे हुए थे। तभी उनकी पत्नी जानकी देवी जी आती हैं और चाय का कप उनके टेबल पर रख कर कहती हैं, लीजिए आपकी चाय, आपने मंगाई थी, मैं ले आई हूँ। जानकी जी के कहने पर भी जब रामलाल जी नहीं सुनते तो जानकी जी रामलाल जी को दोबारा कहती है, कहाँ खो गए आप, क्या सोच रहे हैं। तभी उनका ध्यान टूटता है और वह अपनी पत्नी की तरफ चौंक कर देखते हैं और कहते हैं, हाँ क्या कहा तुमने। मैंने कहा चाय लाई थी आपके लिए। कहाँ खोए हुए थे आप। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। जब अविनाश की नौकरी लग गई थी तो शहर में घर इसलिए बनाया था कि हम भी बेटे बहू के साथ ही रहेंगे। एक ही बेटा है हमारा। शहर में घर बनाए हुए भी 4 साल हो गए और बेटे की शादी को भी 2 साल हो गए हैं। पोता भी अब तो 1 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक हम उनके पास नहीं जा सके। बस अब मेरा दिल नहीं लगता यहाँ पर गांव में बेटे और पोते के बिना। अब तो बस बच्चों के साथ रहेंगे। और कितने दिन की जिंदगी बची है हमारी, यह भी हम अकेले रहकर गुजार रहे हैं। रामलाल जी बहुत उदास होकर कहने लगे, जी आपने तो मेरे मन की बात कह दी। अब मेरा भी मन नहीं लगता। बेटे और बहू से मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। जानकी जी उदास होकर कहने लगी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। ज़मीन की बटाई की बात भी हो गई है। मैं साल 6 महीने में चक्कर लगा जाया करूँगा और बाकी फ़ोन पर बात हो जाया करेगी। रामलाल जी ने सारा हिसाब किताब अपनी पत्नी को अच्छी तरह समझा कर कहा, ठीक है जी, जैसी आप ठीक समझे ऐसा ही करो। जानकी जी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम जाने की तैयारियां शुरू कर दो। 1 हफ्ते में हम सारा काम निपटा कर बेटे बहू के पास चले जाएंगे। रामलाल जी ने खुश होकर कहा, ठीक है जी, बेटी भी आने वाली थी, उसको मना कर दूंगी यहाँ ना आए। शहर वाले घर में भाई के यहाँ आ जाए, क्योंकि हम भी वहीं जा रहे हैं। जानकी जी ने बेटी के बारे में सोच कर कहा, ठीक है, तुम बेटी सुमन से बात कर लेना। रामलाल जी ने कहा, ठीक है, मैं आज ही उसे फ़ोन कर लेती हूँ। यह कहकर जानकी जी कमरे से निकल आई। दोनों पति पत्नी ने बेटे के यहाँ जाने के लिए अपनी पैकिंग कर ली। करीब 1 हफ्ते में सारा काम निपटा कर दोनों पति पत्नी बेटे के पास जाने के लिए सुबह सवेरे ही अपनी गाड़ी से शहर की ओर निकल पड़ते हैं। उन्होंने अभी अपने बेटे बहू को अपने आने की खबर नहीं दी थी। वह अपने बेटे को सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए बिना बताए गए थे। सुबह के समय जब दरवाजे की घंटी बजाते हैं तो उनका बेटा बाहर आता है और माँ बाबूजी को देखकर चौंक पड़ता है। अरे बाबूजी, आप, अचानक कहते हुए पैर छूता है और उन्हें अंदर ले आता है। अविनाश की पत्नी प्रिया अभी तक सो रही थी। अविनाश अपने माँ बाबूजी को कमरे में बिठाकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे उठाता है और कहता है कि माँ बाबूजी आए हैं, प्रिया जल्दी से उठ जाओ। नींद में अचानक जब उसे पता चलता है कि उसके सास और ससुर आए हैं, यह सुनकर प्रिया के तन बदन में आग लग जाती है। वह बाहर जाकर ना चाहते हुए भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। जानकी जी और रामलाल जी बहू को आशीर्वाद देते हैं। जानकी जी अपने पोते को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और गोद में लेकर खिलाने लगते हैं। प्रिया उन्हें चाय नाश्ता देकर अपने कमरे में अविनाश को इशारा में बुलाकर ले जाती है। प्रिया कमरे में जाते ही अविनाश पर भड़कते हुए बोली, यह क्या ड्रामा है अविनाश, तुम्हारे माँ बाबूजी यहाँ आ रहे हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे यार, मुझे ही कहाँ पता था, ये लोग तो बिना बताए अचानक से आए हैं और अब वह हमारे साथ ही रहेंगे, उनका सामान भी है। अविनाश, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं इन लोगों को ज़्यादा दिन यहाँ पर रहने नहीं दूंगी और इन लोगों की वजह से मैं अपने ऐशो आराम में बाधा नहीं डालूंगी। मैं उनके यहाँ आने से खुश नहीं हूँ। प्रिया मुंह बनाते हुए बोली, अरे तो मैं कौन सा खुश हूँ, अब इन लोगों का खर्चा और बढ़ गया है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। जानकी जी बहू को अगर किसी काम को कहती तो प्रिया माथे में सलवटें डाल लेती। तंग आ गई हूँ मैं इन बुढ़े बुढ़िया से, मन करता है इनका गला ही दबा दूँ। जब देखो बुढ़िया बड़बड़ करती रहती है, हर काम को नाम रखती है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो, परेशान करके रख दिया है।
प्रिया कमरे का सामान इधर से उधर पटकते हुए कहती है, अब और बर्दाश्त नहीं होता, आज ही अविनाश से बात करूंगी। उधर जानकी जी को बहू का व्यवहार बहुत ही रूखा रूखा सा लगता है। सुनिए जी, मुझे लगता है हमारे यहाँ आने से बेटा और बहू खुश नहीं है। बहू भी ना तो कोई काम हमारा खुश होकर करती है और कोई बात पूछे तो जवाब भी ढंग से नहीं देती। जानकी जी रामलाल जी से बोली, सही कह रही हो जानकी तुम। अविनाश भी 2 घड़ी हमारे पास बैठकर नहीं बतलाता। तुम चिंता मत करो, मैं अविनाश से इस बारे में बात करूँगा। शाम को अविनाश ऑफिस से घर आता है तो प्रिया उस पर आग की तरह बरसने लगती है। उधर अविनाश को देखकर रामलाल जी बेटे से बात करने के लिए उसके कमरे की तरफ जाने लगते हैं। अविनाश, अब तुम्हारे माँ बाप कब तक यहाँ पड़े रहेंगे? मैं इन लोगों के यहाँ रहने से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। 2 लोगों की जगह 4 लोगों का काम बढ़ गया। देखो, अगर तुमने अपने माँ बाबूजी को यहाँ से गांव वापस नहीं भेजा तो मैं कल ही अपने घर चली जाऊंगी। अरे प्रिया, कैसी बातें करती हो? तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है, पर मैं माँ बाबूजी को इस तरह यहाँ से भेज भी तो नहीं सकता। अविनाश, तुम यहाँ से उन्हें भेज नहीं सकते, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं। बोलो प्रिया, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। तो अविनाश, ऊपर टीन वाला जो कमरा है, अपने माँ बाबूजी को वहाँ शिफ्ट कर दो। प्रिया की बात सुनकर अविनाश मुस्कुराया और बोला, वैसे प्रिया, आइडिया तो अच्छा है, वैसे भी वह कबाड़ खाना कब काम आएगा। कमरे के बाहर खड़े रामलाल जी बेटे बहू की बातें सुनकर उनके होश उड़ गए, मानो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और वहाँ से सीधे अपने कमरे में चले गए। रामलाल जी के चेहरे पर परेशानी देख जानकी जी बोली, क्या हुआ, इतने बुझे बुझे क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं जानकी, जरा एक गिलास पानी पिला दो। अभी लाई। लीजिए पानी। अरे हाँ, आप तो अविनाश से बात करने गए थे। रामलाल जी बोले, जानकी, अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा है, अब वह बहू का हो गया है। उसे माँ बाप से ज़्यादा पत्नी की ज़रूरत है। यह कैसी बुझी बुझी बातें कर रहे हैं आप? साफ साफ बताइए ना। जानकी जी परेशान होते हुए बोली तो रामलाल जी ने जानकी जी को सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर जानकी जी तो जैसे जड़ सी हो गई। कितने अरमान से उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, कितने अरमान से उन्होंने अपना यह घर बनवाया था। अपनी सारी जमा पूंजी उन्होंने शहर के इसी घर में लगा दी थी कि बेटे के साथ शहर में आराम से रहेंगे। यही सोचते हुए उन्होंने पूरी रात बिता दी। अगले दिन अविनाश बोला, बाबूजी, प्रिया का भाई कुछ दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आ रहा है, इसलिए हमने आप दोनों का सामान ऊपर टीन वाले छत के कमरे में रखवा दिया है। यह सुनकर जानकी जी बेटे बहू की तरफ हैरानी से देखने लगी। जानकी जी कुछ कहती, रामलाल जी ने धीरे से उनका हाथ कस कर पकड़ लिया और जानकी जी को चुप रहने का इशारा किया। बिना कुछ कहे दोनों चुपचाप लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियों की तरफ चल दिए। इतनी गर्मी में तपती हुई टीन में रामलाल जी और जानकी जी का हाल बेहाल हो गया। एक रात और दिन ना जाने उनका कैसा कटा। अगले दिन रामलाल जी जब सोकर उठे तो देखा जानकी जी की तबीयत थोड़ी खराब थी। उनसे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था, शायद उन्हें अच्छे से नींद नहीं आई। रामलाल जी सब समझ रहे थे। कई दिन हो गए, जानकी जी की तबीयत ज़्यादा ही खराब होती चली गई। रामलाल जी ने बेटे से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी कहा था, लेकिन बेटे ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। बहू जरा अपनी सास के लिए हल्का फुल्का कुछ बना दे, 2 दिन से उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया है। रामलाल जी ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, बाबूजी, अब मैं आप लोगों के लिए अलग से खाना नहीं बना सकती, दिन भर के बहुत काम रहते हैं मुझे। टकासा जवाब देकर बहू अपने कमरे में आराम करने चली गई। धीरे धीरे बेटा और बहू दोनों अपने असली रूप में आते जा रहे थे। हालांकि यह रूप तो रामलाल जी उनका पहले ही देख चुके थे। बेटे ने अपने सारे फर्ज से पल्ला झाड़ लिया और बहू जिसने खाने पीने से भी मोहताज कर दिया। अपनी पत्नी की दयनीय दशा और बेटे बहू का व्यवहार देखकर रामलाल जी सोचने पर मजबूर हो गए। रात भर सोचते सोचते वह एक कठोर फैसले पर पहुंच गए। 2 दिन बाद बहू का जन्मदिन था। सारा इंतजाम अच्छे से किया था बेटे और बहू ने। रामलाल जी और जानकी जी भी आज तो नीचे ही थे, बस केक काटने वाले ही थे कि दरवाजे की घंटी बजी।
बेटे बहू ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े दो अनजान शख्स को देखकर चौंक गए। उन्होंने रामलाल जी से हाथ मिलाया और उनके गले मिले। उन्हें देखकर रामलाल जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। बेटा और बहू बोले, बाबूजी यह कौन लोग हैं? सब्र करो, बताता हूँ। ये है शर्मा जी, जिन्हें मैंने यह घर 80 लाख में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटे और बहू भौचक्के रह गए। मुंह फटा का फटा रह गया। लेकिन बाबूजी, आप हमारे बिना मर्जी के ऐसे कैसे यह घर बेचने की कैसे सोच सकते हैं? बेचने की सोचा नहीं बेटा, बेच दिया है। रामलाल जी पूरे आत्मविश्वास से भरकर बोले। क्या मतलब आपका? प्रिया चिल्लाते हुए बोली। मतलब भी समझा देता हूँ तुम्हें। शायद तुम लोग भूल चुके हो कि यह मकान मैंने खरीदा था हम सब लोगों के रहने के लिए, और आज भी यह घर मेरा और मेरी पत्नी के नाम पर है। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, यह हम तय करेंगे, तुम लोग नहीं। हमारे खून पसीने की कमाई से खरीदे हुए इस घर में हमें ही टीन की छत वाला कबाड़ खाना दे दिया रहने के लिए, और यहाँ तुम्हारे लिए आलीशान बेड और एयर कंडीशनर की हवा। एक बार भी नहीं सोचा मेरे बूढ़े माता पिता उस तपती हुई टीन में कैसे दिन और रात काट रहे हैं। लेकिन बस अब बहुत हुआ। 15 दिन का समय है तुम्हारे पास इस मकान को खाली करने के लिए। इस मकान को बेचकर हम वापस अपने गांव जा रहे हैं, अपने पुराने मकान में। हमें तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं है। बेटा बहू गिड़गिड़ाने लगे। बाबूजी, आपने तो एक पल में पराया कर दिया हमें। यह फैसला लेने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे। पराया किसने किसको किया है, यह तुम कभी आराम से बैठकर सोचना। और तुम्हारा पिता अभी इतना कठोर दिल नहीं हुआ है, इसलिए जब तक तुम्हारा रहने का इंतजाम कहीं और नहीं हो जाता तब तक तुम ऊपर टीन की छत वाले कबाड़ खाने में रह सकते हो। मुझे इससे भी कोई ऐतराज नहीं होगा। बेटा बहू हक्के बक्के होकर बाबूजी की तरफ लगातार देख रहे थे, और बाबूजी गजब के आत्मविश्वास के साथ अपनी पत्नी जानकी जी का हाथ पकड़ गांव की तरफ चल दिए। दोस्तों, क्या रामलाल जी ने बेटे और बहू के साथ सही किया? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।